दोस्तों नमस्ते। साहित्य सुर संगम यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी अपनी दोस्त कविता देशमुख और साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारी मेहमान हैं रश्मि जी। और दोस्तों इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलोटा जी और तेजल पटेल जी। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ साक्षात्कार के इस श्रृंखला में। और दोस्तों आइए सुनते हैं रश्मि जी से की गई ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कांतिलाल बरलोटा साहित्य सुर संगम यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमारा म्यूजिक चैनल भी है। तो दोस्तों ये एक और साक्षात्कार हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों आप ये साक्षात्कार सुनिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की हमारी मेहमान बहुत खास हैं, रश्मि जी हैं और हमारी को एंकर तेजल पटेल जी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता देशमुख जी और साथ में है उर्वशी सोलंकी जी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं हम। तेजल जी नमस्कार और रश्मि जी आपको नमस्कार। हाँ, तो आइए बातचीत का जो हमारा सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तेजल जी आप रश्मि जी से सवाल पूछें पहले। जी रश्मि मैम, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, पर मैं पढ़ाई करती हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में। तो सिंस अभी कोविड का माहौल है तो अभी हम अपने घर पे ही हैं। ओके, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको डिसेबिलिटी कैसे हुई? मैं बॉर्न ब्लाइंड, बताइए। हाँ जी, तो मैं बॉर्न ब्लाइंड हूँ और जब मैं पैदा हुई थी तो पैदा होने के तीसरे चौथे दिन में मेरे फैमिली वालों ने नोटिस किया कि मेरे आंखें बंद है, मैं आंखें नहीं खोल रही हूँ। तो जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बोला था कि हाँ आईज में प्रॉब्लम है, कि आईज का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है और प्यूपिल जो मेरे आईज का था वो बहुत मूव हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, इसके लिए किसी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग मेरे फैमिली वाले लेके गए थे मेरे को कुछ आई स्पेशलिस्ट में, मतलब कुछ आई हॉस्पिटल में लेके गए थे जहाँ पे मेरा चेकअप हुआ था। फिर मेरी 3 सर्जरीज भी हो चुकी थी, बट कोई भी सर्जरी कामयाब नहीं हुई और मैं फिर मेरे फैमिली वाले ट्रीटमेंट छोड़ के रिहैबिलिटेशन पे फोकस करने लगे। क्या बात है। तो आप शुरुआत से ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़ी हैं या फिर आप इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने पढ़ाई की है? थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। शुरुआत मैं बचपन से ही मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं ब्लाइंड स्कूल जाऊँ, क्योंकि वो लोग हमेशा ये सोचते थे कि मेरे में और जो बाकी बच्चे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, मैं और बाकी सब बच्चे समान हैं। तो वो लोग मुझे मेन स्ट्रीम स्कूल में ही पढ़ाना चाहते थे। बहुत सारे स्कूल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बट आखिरकार एक हमारे कोलकाता में एक स्कूल है पाठा भवन नाम का, तो वहाँ पर उन लोगों ने मेरे को एडमिशन दिया और वहाँ पर मैं क्लास 10 तक पढ़ाई की। फिर 11th और 12th जो है वो मैंने एपीजे स्कूल में पढ़ाई की है। ओके, तो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन आप कह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन इंक्लूसिव स्कूल, राइट? हाँ जी। तो ठीक है, तो आपको कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड? स्कूल में पढ़ना एकेडमिकली और पर्सनली किस तरह से आपके सामने चैलेंजेस आए और क्या आपने सोल्यूशन उसके लिए निकाले? कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो चैलेंजेस मेरे बहुत सारे थे, क्योंकि जिस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ना शुरू की वो 2003 या 4 का टाइम था, जब स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इतना ज्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं था। लोगों को तब ऐसा ही उनकी मेंटालिटी थी कि अगर कोई पर्सन में डिसेबिलिटी पैदा हो तो उनको स्पेशल स्कूल्स में भेज दिया जाए। बट
जब मैं गई थी, मैं एडमिशन के लिए जाती थी स्कूल में, तो मुझे हर स्कूल रिजेक्ट कर देता था इसी ग्राउंड से कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। बाकी कोई चीज में मेरी कमी नहीं थी, बस यही कमी बोल के लोग मेरे को रिजेक्ट कर देते थे। और जब मैं पाटिल भवन में एडमिशन ली थी तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया था, बट वहाँ के टीचर्स जो थे उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, बाकी स्टूडेंट्स थे, उनमें भी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि मैं अकेली ब्लाइंड लड़की थी जो उस स्कूल में आई थी, और शायद पहली भी हूँ मैं वहाँ पे। तो वहाँ पर मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा, क्योंकि लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और ऐसा होता था कि कभी कभी टीचर्स मेरे को अलग बिठाती थी और कोने में बिठा देती थी, या कोई काम मुझसे नहीं करवाते थे। फिर जब आगे जैसे जैसे बढ़ते रहे तो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आया था, मेरे पीयर्स भी एक्सेप्ट करे थे और टीचर्स भी करे थे, बट फिर भी बहुत हरासमेंट होता था मेरे को। टीचर्स लोग, कभी कुछ ऐसे टीचर्स थे जो ये बोलते थे कि तुम यहाँ पे क्यों पढ़ रही हो, ब्लाइंड स्कूल में चला जाना चाहिए, ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं बना है, यहाँ पर हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। और स्टूडेंट भी मेरे को ऐसे भी टाइम फेस करना पड़ा है जब स्टूडेंट्स ने मेरे को मारा है। वो लोग मुझे मारते थे, वो लोग किसी ने मेरे को कंपास फेंक के मारा था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत चोट लग गई थी। तो ये सब चीजें भी मुझे फेस करना पड़ा। और जब ये चीज कि मैं कंप्लेन भी करती थी टीचर को, तो वो लोग उल्टा मेरे को ही ताने मारते थे, ये कह के कि तुम तो ब्लाइंड हो, तुम कैसे जानती हो कि उस बंदे ने तुमको मारा है। तो जब आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे और टीचर्स ने कह दिया था हमारे पास हमारे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो अब ये बताइए उसके बाद आपने एग्जाम्स वगैरह के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, या आपने एग्जाम किस तरह से दिया? इस सब का सारा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत फाइट किया है। वो स्कूल में टीचर्स से भी लड़ पड़ती थी मेरे लिए। जब टीचर्स मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं देते थे तो मम्मी उनको रिक्वेस्ट करती थी, मम्मी उनको बोलती थी कि आपको हेल्प मैं करूंगी, आपको सपोर्ट मैं करूंगी, आप उसको ये फैसिलिटीज दो करके। तो ऐसे ऐसे करके लड़ के काफी सारे फैसिलिटीज मुझे दिलवाया गया था। और एग्जाम के लिए ऐसा होता था कि टीचर्स जो क्लास में जब पढ़ाया जाता था तो मैं अपनी तरीके से उसको नोट करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि टीचर्स मेरे को मतलब टीचर्स बहुत फास्ट डिक्टेट करती थी, तो मैं नोट लिख नहीं पाती थी। और मेरे को रिकॉर्डर या कोई भी असिस्टिव डिवाइसेस जिसको कहते हैं, लैपटॉप हो या रिकॉर्डर हो, वो सब कुछ भी अलाउ नहीं किया गया था। तो कभी कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाता था नोट सारे लेने में। कुछ एक दो टीचर्स थे जो बहुत कोऑपरेटिव थे, वो लोग करना चाहते थे, बट उनके पास इतना कुछ नहीं, इतना पावर नहीं था कि वो लोग मेरे लिए कर सके। बट उनके पास जितना हो सकता है ना, वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते थे। और वो लोग मेरे को नोट्स का जेरोक्स देते थे और उसको मैं बाद में पढ़ती थी ब्रेल में लिख के, या फिर लैपटॉप में स्कैन वगैरह, कंप्यूटर में स्कैन करके, ऐसे करके मैं पढ़ती थी और मैं एग्जाम देती थी। स्क्राइब से ही मैंने एग्जाम दिए क्लास 10 तक। और फिर 11th-12th के टाइम पे मैंने टेक्नोलॉजी को स्विच कर लिया था, क्योंकि 11th-12th में मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वो लोग बहुत सपोर्टिव थे और उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पे पीयर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थे और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। उन लोगों ने मुझे वो हर असिस्टिव डिवाइस यूज करने का परमिशन दिया जो मेरे लिए हेल्पफुल होगा और जो मैं यूज करना चाहती हूँ। मैं अपना क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम भी मैंने कंप्यूटर में दिया है। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। और आपने जिक्र किया असिस्टिव डिवाइस का, ब्रेल का, तो ब्रेल और इस तरह की डिवाइसेस होती हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ये आपको कैसे पता चला, कहाँ से अवेयरनेस मिली और फिर आपने कहाँ से सीखा? एक एनजीओ है, सोसाइटी फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। तो जब ऐसा हुआ था कि मेरी सर्जरी फेल हो गई थी, तो फिर मम्मी को किसी के थ्रू उनका कांटेक्ट मिला था। तो जब मम्मी मेरे को लेके उन लोग के पास गई थी और उनको जब मेरे बारे में पता चला था, तो वो बोली कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना। वहाँ की जो
प्रेसिडेंट थी, उन्होंने बोला था कि इसको पढ़ाना, हमारी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो लोग मम्मी को ब्रेल सिखाए थे एंड यहाँ तक कि मम्मी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया था और उसके लिए भी मोटिवेट सोसाइटी फॉर द विजुअली हैंडीकैप के लोगों ने ही किया था। तो वो लोग मम्मी को गाइड करे, बहुत सपोर्ट करे एंड वो लोग मेरे को इनफैक्ट मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते थे, ब्रेल बुक्स प्रोवाइड करवाते थे और जिसके थ्रू मैं पढ़ सकती थी, और असिस्टिव डिवाइसेस का सब जानकारी भी वो लोग ही देते थे एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद भी प्रोवाइड करवाई है। That's wonderful, that's right. शांति भैया, आप कुछ क्वेश्चन ये तो आपके शिक्षा से संबंधित बात तेजल जी ने आपसे की। अब मैं आता हूँ आपकी प्रतिभा की तरफ, जो आपके अंदर कुछ प्रतिभाएं है, आपके शौक क्या क्या है। सबसे पहले आप अपनी हॉबीज पहले मुझे बताइए। मुझे सिंगिंग करने का बहुत शौक है। बचपन से ही मैंने म्यूजिक की तरफ बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, मैं इंक्लाइन हूँ म्यूजिक की तरफ। और इसके अलावा अभी वॉइस एक्टिंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मूवीज देखना, फिर नए नए लोगों से मिलना, नई जानकारियाँ लेना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो किस तरह की मूवीज देखती हैं आप बताइए? मैं हर तरह की मूवीज देखती हूँ, मैं एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, सब मूवीज देखती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मूवीज देखना। अच्छा, मूवीज देखने के बारे में आपने बताया, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, मूवीज आप कैसे देखती हैं? मतलब मेरे पूछने का मतलब है कि किस तरह से आप इस चीज को क्या आपके लिए कोई ऑडियो डिस्क्राइब करता है या किस तरीके से आप मूवीज देखना पसंद करती हैं? ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज मैंने बिना ऑडियो डिस्क्रिप्शन के देखी है। वो किस तरह मैं बताती हूँ कि ये लोगों की बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि एक ब्लाइंड पर्सन कैसे मूवीज देखता है, बट मैं तो ये सोचती हूँ कि ब्लाइंड पर्सन कुछ भी कर सकता है। ब्लाइंड पर्सन मूवीज बहुत अच्छे से देख सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है। कैसे? क्योंकि मूवीज में डायलॉग के थ्रू तो आप समझ ही जाते हो कि क्या सीन चल रही है, और जो विजुअल सीन होते हैं जहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है मान लो, तो वहाँ पर आप आवाजों पे ध्यान दें कि कैसी आवाजें चल रही हैं। तो आवाजों से आप काफी सारे सीन इमेजिन कर सकते हो। जैसे कोई सीन है जहाँ पे जो एक रिवर साइड में शूट हो रही है, तो रिवर साइड में जब आप जाते हो तो नदियों की आवाज आती है, फिर वहाँ पर पेड़ पौधों की भी आवाज होती है, तो उन आवाजों को आप सुनो और वहाँ पर तो डायलॉग तो बोले ही जाते हैं, तो वो डायलॉग को भी आपको आगे से सीन का आइडिया हो जाता है। तो इस तरह आप आराम से कोई भी मूवी को एंजॉय कर सकते हो, कोई भी वेब सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, जो भी आप एंजॉय करना चाहो। म्यूजिक also plays a very important role. Exactly. बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है कि किस तरह का सीन चल रहा हो, क्या हो रहा होगा, राइट? हाँ। और क्योंकि कॉमेडी सीन होता है तो उसके अलग टाइप की म्यूजिक होते हैं, और जब कोई इमोशनल सीन होता है तो उसके अलग टाइप की म्यूजिक होते हैं। तो वो म्यूजिक से ही आप समझ सकते हो कि वो क्या हो रहा है। एंड कभी कभी ऐसे ही होता है कि साइंटिफिक पर्सन जो आपके साथ जा रहा होता है वो आपको डिस्क्राइब कर देता है, और अगर नहीं भी करे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप म्यूजिक सुन के, आवाजें सुन के, सब और डायलॉग सुन के आप आराम से समझ सकते हो कि क्या हो रहा होगा। बिल्कुल जी, यू कैन कैरी। जी रश्मि जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप सिंगिंग भी करती हैं, ऑडियो मूवी के बारे में अभी आपने बताया, तो इस संदर्भ में आपने मैंने सुना है कि आपने बहुत सारी कुछ मूवियों में काम भी किया है, और अभी आप एक मूवी को प्रोड्यूस भी कर रही है, मतलब आप निर्माता भी हैं उसकी। तो उसके बारे में हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप जो मूवी प्रोड्यूस कर रही हैं वो क्या है वो? हाँ, तो मैंने कुछ ऑडियो मूवीज में एक्टिंग की थी। ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे को सडनली आई थी कुछ दोस्तों के थ्रू। मुझे सडनली एक फ्रेंड ने पूछ किया था कि काम करोगी क्या ऑडियो मूवी में हमारे साथ, तो मैंने मस्ती में हाँ कर दी थी, और उसके थ्रू उसके साथ मैं एक वेब सीरीज में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, और 3-4 और ऑडियो मूवीज में भी मैंने काम किया है। और जो मूवी अभी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो मूवी जो है वो बहुत ही
वो एक ऐसे इशू के बारे में जो इजीली लाइफ में आता नहीं है, और मुझे लगता है कि वो आना चाहिए, वो लोगों के सामने आना चाहिए कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या कर सकता है। उसका एक लाइटर साइड भी होता है और उसका एक डार्कर साइड भी होता है। तो लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शन होती है। कुछ लोग बहुत अच्छा, कुछ ज्यादा ही अच्छा ओपिनियन रख लेते हैं कि ये लोग कुछ गलत कर ही नहीं सकते, इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। और कुछ लोग उनको कुछ भी नहीं समझते कि यार इनसे क्या ही हो सकता है, ये तो डिसेबल्ड है, इनसे क्या हो सकता है, ये लोग क्या कर सकते हैं। तो वो दोनों साइड के मिसकंसेप्शन को हटाने की हम लोग ट्राई करें इस मूवी के थ्रू। जी रश्मि जी, और मैंने सुना है कि आप गाती बहुत अच्छा है, आपने सिंगिंग के बारे में बताया आपने। तो हमारे जो इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं, वो आपकी इस मतलब इस चीज का सुनना चाहेंगे, आपको जरा कुछ गुनगुनाइए आप। जी, मैंने ज्यादा टाइम सीखा नहीं, मैं अभी सीखना शुरू की हूँ। अपने बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की शुरू की हूँ। तो 2-3 लाइन सुना दूंगी मैं। बिल्कुल। ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है लता जी का। और बहुत आप सब लोग को भी पसंद आएगा, लग जा गले। वाह, क्या बात है। लग जा गले हंसी रात हो न हो, शायद तेरे जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हंसी रात हो न हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा क्या बात है, दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू रश्मि। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगी मैं। हाँ जी। कि अभी आपने बताया कि 12th तक हमने आपके बारे में पूछा कि 12th तक आपने कैसी पढ़ाई की, सब बताया, ठीक है। अभी फिलहाल आप क्या करते हैं उसके बारे में बताया। आफ्टर 12th मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं BLLB के 3rd ईयर में हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो क्या आपको वहाँ भी इसी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कि आपको वहाँ भी? बिल्कुल की जाती है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं एंड वो लोग मेरे को जैसा सपोर्ट भी चाहिए होता है वो मेरे को प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी कि कुछ चैलेंजेस मुझे वहाँ भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ पे। अभी तो लॉकडाउन है तो मैं घर पर हूँ, बट जब वो एक रेसिडेंशियल कैंपस है वहाँ पर मैं हॉस्टल में रही हूँ और मुझे कुछ चैलेंजेस आए हैं जो मेरे एकेडमिक भी हो सकते हैं और पर्सनल भी चैलेंजेस हैं। तो उसमें मेरे को लेकिन इतने बड़े चैलेंजेस भी नहीं है जो मैं फाइट नहीं कर सकूं। तो मैंने फाइट जरूर किया है वो सब चीज के लिए और मुझे उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, अब मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ वो एक थोड़ा सा बहुत ही खास सवाल है। ये जो हमारे दृष्टिबाधित लोग होते हैं जो कि अभी हम जिस तरह से इनको देख रहे हैं, जैसा कि आपने अपने संदेश में कहा कि इनको लोग साइटेड पर्सन इनको एक्सक्यूज देते हैं कि ये तो अभी गलत कर ही नहीं सकते, है ना जी। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचती हैं कि क्या ब्लाइंड पर्सन, आप भी क्या सोचती है जैसा साइटेड पर्सन सोचते हैं कि ब्लाइंड गलत कर ही नहीं सकते, क्राइम भी नहीं कर सकते। मैंने तो सुना है कि ब्लाइंड लोग क्राइम भी करते हैं और अपने ओपिनियन को भी बदल देते हैं अपने से बड़ों के प्रति। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है थोड़ा सा? मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है कि ब्लाइंड लोगों से क्राइम नहीं हो सकती है। ब्लाइंड ही कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को ले लो, उनसे भी क्राइम हो सकती है, वो लोग भी गलत करते हैं। आखिरकार सब इंसान ही तो है। जी। तो इंसान तो गलत करता ही है, तो वो चाहे साइटेड हो या ब्लाइंड हो, वो गलत हो ही सकता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड लोग देखे हैं जो बहुत मतलब
उन लोग की सोच जो होती है इतनी गंदी होती है, और वो लोग बहुत बहुत सारे ऐसे चीजें करते हैं जो करना बहुत ही गलत होता है। इनफैक्ट जब उन लोग को मैं देखती हूँ ऐसा कुछ करते हुए, तो मुझे तब लगता है कि साइटेड लोग तो इनसे ज्यादा बेटर है। ऐसा बोलना शायद थोड़ा सा खराब लगे किसी को ये सुनने में, बट ये फैक्ट है कि साइटेड लोग अगर गलत हो सकते हैं तो ब्लाइंड लोग भी गलत हो सकते हैं। ब्लाइंड लोग आजकल के जनरेशन में जो ब्लाइंड पर्सन है वो इस तरह के काम करते हैं जो इमोरल होता है। कि पहले मैंने देखे थे, पहले मैं बहुत सारे सीनियर पर्सन से बात की हूँ, तो उन लोगों ने बताया था कि पहले ब्लाइंड लोगों में बहुत यूनिटी थी। अगर उनके साथ कुछ गलत होता था, उनमें से किसी के साथ भी कुछ गलत होता था, तो वो एकजुट होके लड़ जाते थे। और आज ऐसा होता है कि एक ब्लाइंड पर्सन दूसरे ही ब्लाइंड पर्सन के खिलाफ चले जाते हैं। जी 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 जी। और अगर छोटी सी बात भी हो जाए, जैसे छोटा सा भी कोई झगड़ा हो जाए, उस चीज का ग्रज वो लोग इस हद तक रखते हैं कि वो लोग उस पर्सन के खिलाफ, जो कल तक इतना पॉजिटिव ओपिनियन था उस पर्सन की तरफ, आज अचानक से उस पर्सन के खिलाफ इतनी नेगेटिव सी ओपिनियन हो जाती है कि एक जैसे गिरगिट अपना रंग बदल देता है, तो वैसे ही वो इंसान अपना ओपिनियन बदल देता है किसी दूसरे इंसान के लिए। तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की, और ये चीज मेरे को ठीक नहीं लगता है। जी जी जी। हेजल जी, और आप कुछ पूछेंगी? रश्मि, आप लॉ की पढ़ाई कर रही हैं जी, ठीक है, तो क्या सोच के आपने ये फील्ड चूज किया और आप आगे क्या बनना चाहती हैं? एक्चुअली ये फील्ड मैंने सोच के चूज किया ही नहीं था, मेरा तो लॉ करने का कोई प्लान ही नहीं था। मैं तो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, मैं साइकोलॉजी लेके पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है। बट डेस्टिनी में शायद कुछ और लिखा था, और ऐसा हो गया कि मैंने क्लैट दिया था एज अ बैकअप। मैंने सोच के कभी क्लैट दिया ही नहीं था कि मैं लॉ की फील्ड में जाऊंगी, मैं लॉ NLU में सेलेक्ट होंगी। मैंने बस ऐसे ही एज एन एग्जाम दे दिया कि अगर मेरे को किसी जिस इंस्टीट्यूशन में मैं अप्लाई कर रही हूँ साइकोलॉजी के लिए, वहाँ पर अगर मेरे को एडमिशन नहीं मिला तो एटलीस्ट मेरे हाथ में कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए करने के लिए। बट जो चीज मैंने बैकअप की तरह सोचा था वो तो मेरा फर्स्ट वही चीज मेरे को मिल गई, और जो चीज मैंने सोचा था कि मेरे को ये करना है वो चीज मेरे को नहीं मिली। तो पहले तो मैं बहुत सरप्राइज थी, बट अब लॉ यूनिवर्सिटी में मैं चली गई, और मैं जब पढ़ रही हूँ तो मुझे अभी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और फ्यूचर में जो प्लान है वो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो मेरे लॉ की फील्ड में मेरे इंटरेस्ट तो बहुत जगह पे है। तो मुझे तो ये फील्ड को यूज करना है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो कम्युनिटी है, उस दोनों के बीच में बहुत बड़ी गैप रह गई है। तो मेरे को अपने इस फील्ड को कहीं ना कहीं यूज करना है कि मैं दोनों के बीच की जो गैप है उसको मिटा पाऊँ, क्योंकि हमारी जो ब्लाइंड कम्युनिटी है या फिर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो डेफ पर्सन ले लो, डेफ ब्लाइंड पर्सन ले लो, या फिर फिजिकली चैलेंज जो पर्सन होते हैं या इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन होते हैं, वो लोग का कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया बन गया है। और मेन स्ट्रीम यही वजह है, शायद यही वजह है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनको हमारे बारे में अवेयरनेस नहीं, क्योंकि जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं, जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं कि हम क्या हैं, तब तक उनको अवेयरनेस नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो दोनों के बीच में जो गैप रह गया है वो मैं भर दूं कैसे भी करके, और ताकि जो हमारी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो लोग भी इंक्लूडेड हो पाए हर जगह पे, और इंक्लूजन जो है वो हर जगह पे रहे। जी, हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर जी, कविता जी। जी, तो रश्मि जी, वैसे आपने बहुत कुछ तो बताया, और ये भी बात आपने बताई कि किस तरीके से ब्लाइंड लोग किस तरीके से एक साइटेड पर्सन जब ये सोचता है तो उसको हमको जो अपने अंदर जो डिसेबिलिटी है उसको ना दिखाते हुए बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। तो ऐसे भाई बहनों को जो
या तो अपने परिवार से जिनका शोषण हो रहा है, या जो उत्पीड़न के शिकार हैं, या जो गुमनामी अंधेरे में बैठे हुए हैं, या ये सोचते हैं कि हम तो विकलांग हैं, हम क्या कर पाएंगे या हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप वो कुएं का जो मेंढक होता है, आप वही बन के रह जाओगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल करो और अपने टैलेंट को पूरा यूज करो, क्योंकि आपके लिए क्या वेटिंग है आप खुद नहीं जानते हो। तो आप जितना ज्यादा बाहर निकलोगे, जितना ज्यादा अपनी जो 4 दीवारें हैं उसको तोड़ के निकलोगे, आप उतना ही सफलता हासिल करोगे और आप उतनी ही काबिल बनोगे। अच्छा, एक ये तो आपने ये तो ब्लाइंड पर्सन के लिए आपने कहा कि उनके लिए इंकरेजिंग वर्ड्स आपने बोले कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो जी। लेकिन ये क्योंकि ये चैनल साइटेड पर्सन तभी पहुंचेगा, वो भी सुनेंगे, यूट्यूब पे वर्ल्ड वाइड सुना जाता है, तो ये तो हम जो भी अपलोड करें वो साइटेड पर्सन तक भी पहुंचता है, वो भी यही सुनते हैं जी। और वो भी ये जानना चाहते हैं जरूर कि एक वीआई पर्सन कैसे अपनी लाइफ जीता है और कैसे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, राइट। तो उनके लिए, उन साइटेड पर्सन के लिए या उन नॉन डिसेबल्ड पर्सन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आप किस तरह उनके मतलब उनके मन में जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगी? और इंक्लूसिविटी को बढ़ाने की बात चल रही है आजकल सोसाइटी में, राइट जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्लाइंड पर्सन को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, या उन्हें प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, या उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए? जी तेजल जी, उनसे मेरा भी यही सवाल था। और साथ ही एक बात और मैं इससे जोड़ना चाहूंगी कि ऐसे पेरेंट्स जो जिनके बच्चे दिव्यांग होते हैं, तो लेकिन वो उनके पेरेंट्स हीन भावना उनके प्रति रखते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने परिवार के द्वारा उत्पीड़न का शिकार होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ऐसे जो लोग हैं, जो तेजल जी ने जैसे बोला और कविता मैम आप भी जैसे जो क्वेश्चन पूछे हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हमारी जो लोग हैं, वो चाहे साइटेड हो या ब्लाइंड हो, ऐसा कौन सा इंसान है जो नॉन डिसेबल्ड कहलाता है? हम सब में एक ना एक डिसेबिलिटी है। कुछ लोग की विजिबल होती है, कुछ लोग की दिखाई देती है। जैसे एक ब्लाइंड इंसान की डिसेबिलिटी जो है वो दिखाई देती है, और एक साइटेड इंसान की डिसेबिलिटी शायद दिखाई ना दे हमको, बट उसके अंदर में क्या डिसेबिलिटी है वो तो हम नहीं जानते, वो दिख नहीं रही है ना, बट उसकी भी तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी जरूर हो, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट है। कोई भी इंसान नहीं है, हम में से कोई नहीं परफेक्ट है। तो फिर अगर वो इंसान जिसकी डिसेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो जिसकी डिसेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है पूरी तरीके से, तो ऐसे इंसान जिसकी डिसेबिलिटी दिख रही है उसको एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। तो मैं हर साइटेड पर्सन स्टार्ट। जी, तो मैं ये कह रही थी कि एक ब्लाइंड पर्सन की तरफ एक साइटेड पर्सन जब कोई गलती कर देता है तो उसको इतना डांट नहीं पड़ता, उसको बस थोड़ा सा बोल के उसको माफ कर दिया जाता है। बट एक ब्लाइंड पर्सन से एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसके लिए उससे इतनी उंगलियां उठाई जाती है कि यहाँ तक कि उसके इंटीग्रिटी पे, उसके कैरेक्टर पे भी उंगलियां उठ जाती है, उसके पर्सनल लाइफ पे भी उंगलियां उठ जाती है। और कई बार मैंने सुना है ऐसे केसेस कि उन लोग को नौकरी से निकाल दिया जाता है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उनकी एक छोटी सी गलती हुई है, कि बट ग्राउंड जो एक्चुअली होता है वो गलती नहीं होती है, वो उनकी ब्लाइंडनेस होती है। तो
मैं ये बोलना चाहती हूँ हर साइटेड पर्सन को कि अगर आप एक साइटेड की गलती माफ कर सकते हो तो एक ब्लाइंड पर्सन की गलती क्यों नहीं माफ कर सकते हो। आखिरकार हम सब डिसेबल्ड हैं, हम सब में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, हम सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो फिर अगर उसकी भी ये लिमिटेशन है तो उसको भी चांस दिया करो जो एक ब्लाइंड पर्सन है। और ये भी मैंने देखा है कि बहुत ओवर प्रोटेक्टिव बनते हैं साइडेड, खास करके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के जैसे कविता मैम ने इस बारे में पूछा था तो मैं बताऊंगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके। अगर वो दिव्यांग होते हैं तो उनको एक छोटी सी चोट भी लग जाए तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम इसको कहीं नहीं भेजेंगे, इसको चोट लग गई है, ये गिर जाएगा या गिर जाएगी, डेडिकेटेड बना देते। तो अगर मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जब आपके साइटेड बच्चे नीचे गिरते हैं, उनको चोट लगती है, तो आप क्या उनको भी इसी तरह ओवर प्रोटेक्ट करते हो? तो अगर एक साइटेड बच्चे को आप नहीं करते हो, आप उनको अगर बहुत सारी चोटें लग जाए फिर भी आप उनका ट्रीटमेंट करके उनको वापस वही सब काम करवाते, तो एक ब्लाइंड बच्चे को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट देने में क्या समस्या आती है? आप एक ब्लाइंड पर्सन को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट दो, क्यों गिरना तो सबको है, चलते चलते तो हर कोई गिरता है। और साइटेड जो होता है, जो देख सकता है, वो भी तो कितने बारी टकरा के गिर जाता है किसी ना किसी चीज से। तो ये सब इस छोटे छोटे बातों में होते हैं। और जो हरासमेंट का भी बोला था कि पेरेंट्स लोग अपने जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर आप फर्क करोगे अपने बच्चों में तो फिर ये कहाँ का, आप तो उनके बेसिक राइट्स को ही छीन लेते हो। आप उनका जो राइट टू लिव विद डिग्निटी होता है, आपने तो उनकी बेसिक राइट उनसे छीन ली है। अगर आप अपने साइटेड बच्चों को हर चीज देना चाहते हो जो उनके लिए बेस्ट है, तो फिर अपने ब्लाइंड बच्चों को, अपने दिव्यांग बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो दिव्यांग है, ये तो नाइंसाफी होती है ना। क्योंकि वो भी इक्वली काबिलियत होते हैं कि वो लोग कुछ भी इक्वली काबिल होते हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। वो लोग अब जो भी चाहे वो लोग घर बन सकते हैं और एक दिन ये लोग आपको प्राउड बना सकते हैं, आपका नाम रोशन कर सकते हैं। तो उनको एक मौका तो दे के देखो। उनको अगर आप अपने बच्चों का, अपनी औलाद का ही दर्जा नहीं दोगे तो फिर वो तो उनसे आप उनकी जिंदगी ही छीन ले रहे हो। और मैं तो यही कहती हूँ कि किसी भी इंसान को कोई हक नहीं होता है किसी की जिंदगी छीन लेना। ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो मैं हर पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको भी इक्वल समझो, क्योंकि आप में भी एक लिमिटेशन है। तो हो सकता है कि जो आप नहीं कर सकते वो आपका बच्चा कर दे और एक दिन आपका नाम इतना ऊंचा कर दे कि आप सोच भी ना सकते। रश्मि जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी, सभी कुछ बताया आपने। आज आप हमारे स्टूडियो में आई और काफी अपने बारे में और सब कुछ बताया, तो हम अपनी टीम की ओर से और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजल जी, कविता जी, आप और उर्वशी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।